नमस्कार बच्चों, जय श्री श्याम। मई 2022 अटेम्प्ट के लिए जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं सी एंटर एग्जाम्स में, उसकी डिस्कशन हम अपनी स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिए, इस वीडियो को देखने से पहले आपका इनकम टैक्स का कोर्स और जीएसटी का कोर्स एकदम अच्छे से हो जाना चाहिए और कम से कम उसकी 2 रिवीजन कंप्लीट होनी चाहिए। तभी आपके लिए ये जो है अमेंडमेंट वीडियो सक्सेसफुल है, कामयाब है और आपको समझ में आएगा कि चेंजेस कहाँ पर आए हैं। सेकेंड चीज़ बताना चाहूँगा, अमेंडमेंट में से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस बार अमेंडमेंट्स जो आई हैं उस हिसाब से लगता है कि यहाँ से कंसिडरेबली वेटेज 7 से 10 नंबर के पेपर की रहेगी ओवरऑल, जहाँ से आपका पेपर आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेयर मार्केट वैल्यू इन केस ऑफ स्लम सेल। देखिए, जब आप कैपिटल गेन्स का सेक्शन पढ़ते हैं वहाँ एक सेक्शन आता है आपका 50B, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि अगर स्लम सेल में आपने किसी अंडरटेकिंग को ट्रांसफ़र किया है। याद दिलाना चाहूँगा, स्लम सेल के अंदर हम किसी इंडिविजुअल असेट की वैल्यू को जो है असाइन नहीं करते हैं, पूरी की पूरी अंडरटेकिंग की वैल्यू लगाई जाती है और उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो बदलाव क्या आया है, जनरली हम जब क्वेश्चंस करते थे तो उसमें हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन होती थी, लेकिन जो अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो क्या होगी, दैट विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट्स ट्रांसफर्ड। और फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है, आपको क्या लेना है, इन दोनों में से हायर लेना है। FMV1 और FMV2 में से हायर लेना है। FMV1 क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट्स ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ स्लम सेल, मतलब जो भी स्लम सेल के अंदर आपने कैपिटल असेट्स ट्रांसफर करें उसकी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है, पहले वो ले लीजिए। सेकेंड, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर सच स्लम सेल, चाहे वो मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी, मतलब जो भी आपको कंसिडरेशन मिला है आप उसको यहाँ पर क्या करेंगे, अगर वो मॉनेटरी है तो बड़ा क्लियर होगा, नॉन मॉनेटरी है तो उसकी क्या फेयर मार्केट वैल्यू है वो ले लेंगे, और जो भी FMV1 और FMV2 आएगी उसमें से हायर जो होगा उसे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है माना जाएगा। समझ में आई बात? तो कोई भी नया चीज़ नहीं है, यहाँ पर आपको एक सिंपल सा न्यूमेरिकल दिया गया है इसको समझने के लिए, उसको आप एक बार जो है अपने नोट्स में से देखिए। ठीक है, ये सारा PDF आपको दे दी जाएगी। ठीक है, PDF से सारा एक बार आप रीड करेंगे, प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ से 7 से 10 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको दिया है, इसको आप अपने लेवल पे रीड करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा चेंज। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो कि आया है बेसिकली TDS के अंदर। देखिए, TDS के अंदर क्या है, बड़ा ही सिंपल सा है। 194P का सेक्शन जो है एक इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी एज जो है 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, उनको जो है रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हमारा अमेंडमेंट आया था। अब प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे लोगों के साथ एक सबसे बड़ी चीज़, उनकी इनकम तो हो सकती है, अगर इनकम की बात करूं स्पेसिफिकली जो है उनकी पेंशन इनकम हो सकती है, तो उससे रिलेटेड ये सेक्शन है क्या, डिडक्शन ऑफ टैक्स बाय स्पेसिफाइड बैंक इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। कौन काटेगा TDS? बैंकिंग कंपनी। ठीक है, किसका काटेगा? स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का। अब सीनियर सिटीजन कौन है? जिनकी एज जो है 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा थी प्रीवियस ईयर के अंदर, और उनकी जो पेंशन इनकम है इज हैविंग pension income. Also he should have no other income except interest income received or receivable from any account maintained by such individual in the same specified bank in which he is receiving his pension income. मतलब समझे आप कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 75 साल या उससे ज़्यादा है और उनको सिर्फ पेंशन इनकम मिल रही है या इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, और इंटरेस्ट इनकम उसी अकाउंट में आनी चाहिए जिसमें उनकी पेंशन इनकम आ रही है, तो उस केस के अंदर कुछ रिलैक्सेशन है क्या, और हैज़ फर्निश्ड अ डिक्लेरेशन एंड वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो इसको एक ही जनरल सी बात होती है, इसको नहीं देखना। तो यहाँ पर क्या करेगा, बैंक जो है ऐसे सीनियर सिटीजन्स की जिनकी उम्र 75 साल से ऊपर है प्लस उनको सिर्फ पेंशन इनकम मिल रही है या इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, इसको आप बेशक अंडरलाइन कर लीजिए, पेंशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, एज 75 साल से ऊपर, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन, बैंकिंग कंपनी। कैसे काटेगा? एज पर द स्लैब रेट जो है TDS काटा जाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है उनको जो है रिटर्न फाइल करने से एग्जेम्पशन दे दी गई है अगर उनका TDS 194P के अंदर डिडक्ट किया गया है। क्योंकि देखिए सीनियर सिटीजन है, उनको प्रेशर डालना, वो किसी से कोऑर्डिनेट करें, रिटर्न फाइल करवाएं, थोड़ा सा जो है हेक्टिक हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा सेक्शन है सीनियर सिटीजन्स के लिए कि भैया अगर पेंशन इनकम आ रही है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है, एज 75 से ऊपर है, जिस बैंक अकाउंट में आ
रही है वो आपका TDS काटेंगे, और उन्होंने TDS काट लिया तो आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान करे ऐसे सेक्शन सबके लिए धीरे धीरे आने शुरू हो जाए। और यहाँ पर जो उनकी टोटल इनकम निकाली जाएगी वो वैसे ही निकाली जाएगी आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, या रिबेट अगर कुछ 87A के अंदर अलाउड है तो अच्छा सेक्शन है 194P का। 2 नंबर का या 1 नंबर का किसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 194Q न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन है ये। 1 जुलाई 2021 से इसकी एप्लीकेबिलिटी शुरू होती है। इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेक्शन 206C1H, एक ये सेक्शन और एक 194O, इसको जो है आप बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, तभी आप इस सेक्शन को सही से समझ पाएंगे। अदरवाइज मैं बार बार इस सेक्शन की रेफरेंस लूँगा और आपको दिक्कत होगी। देखिए 206C1H जो है ये बेसिकली TCS का सेक्शन है, जहां हमने देखा है कि सेलर, अगर स्पेसिफाइड सेलर है जिसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ऊपर था इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, तो अगर वो पेमेंट्स करता है तो कुछ केसेस के अंदर उसे 0.1% जो है TCS काटना है। यस और नो। अब वही चीज़ बायर पे लगा के TDS में डाल दी गई 194Q में। क्या कहता है ये कि अगर कोई पर्सन जो कि पेमेंट कर रहा है, किसको, रेजिडेंट सेलर को कर रहा है, तो उसको जो है 0.1% जो है TDS काटना है अगर वो पेमेंट 50 लाख रुपए से ज़्यादा है। अब कोई पर्सन पेमेंट करता है रेजिडेंट सेलर को, मतलब सपोज आपने जो है मिस्टर X हैं उनसे साल भर के अंदर 60 लाख रुपए के गुड्स परचेज करें, तो आप कौन हुए, बायर हुए, सामने वाला जो बेच रहा है वो सेलर हुआ, तो 50 लाख से ऊपर की पेमेंट कितनी है, 10 लाख की, उसके ऊपर 0.1% TDS काटा जाएगा। लेकिन बायर कौन होगा, जिसकी टोटल सेल्स पिछले साल जो है 10 करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा थी। मैं एग्जांपल के तौर पे दूं अगर, कि जैसे मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए जो है बायर हैं, वो गुड्स खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, मिस्टर बी से खरीद रहे हैं, ठीक है, और मिस्टर बी से कितने के गुड्स खरीदे, उन्होंने 60 लाख रुपए के जो है गुड्स खरीदे। तो यहाँ पर मिस्टर ए को जो है वो पेमेंट पे TDS काटना है 0.1%, लेकिन कब, जब उनका जो टर्नओवर है पिछले साल 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा था, तभी जो है मिस्टर ए के ऊपर ये TDS काटने की लायबिलिटी आती है। बट इन केस अगर मिस्टर बी जो है, अगर जो मिस्टर बी हैं यहाँ पर अपना कितना टर्नओवर रखते हैं, इससे मतलब 194Q को नहीं है। 194Q क्यों मतलब है कि मिस्टर ए जो है मिस्टर बी जो सेलर है इनसे ड्यूरिंग द ईयर 50 लाख से ऊपर की परचेजेस करें। टर्नओवर किसका देखना है यहाँ पे, बायर का। बट सपोज ऐसा सिचुएशन हो जाती है कि वाइस वर्सा सिचुएशन हो जाती है कि लेट अस टेक एन एग्जांपल, जो सेलर है उसका टर्नओवर तो 15 करोड़ रुपए का है, ठीक है, लेकिन बायर जो है उसका टर्नओवर जो है पिछले साल सिर्फ 8 करोड़ रुपए का था। तो यहाँ पर ऑब्वियसली मिस्टर ए जो है वो TDS नहीं काट पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो लास्ट ईयर का टर्नओवर था वो 10 करोड़ से कम था। तो यहाँ पर 206C1H आ जाता है, क्योंकि सेलर जो है उसका टर्नओवर कितना था, 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है 206C1H लग सकता है। देखिए मैं आपको अगर सिंपल वे में रिकंसाइल करूँ 194Q और 206C1H, ये पूरी की पूरी सारी ट्रांजैक्शन को कैसे कैच करते हैं, पहले 194Q लगाना है। पहले हमेशा हमें चेक करना है कि 194Q लग सकता है, मतलब जो बायर है अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो वो सेलर से, जिससे 50 लाख रुपए से ऊपर की परचेजेस कर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसका TDS काटेगा। बट सपोज ऐसा होता है कि बायर जो है उसका टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं था, लेकिन सेलर का था, तो वहां पर 194Q तो नहीं लग पाएगा, लेकिन 206C1H लग जाएगा, क्योंकि वहां पर हमें सेलर का टर्नओवर देखना होता है, बायर का नहीं देखना होता। तो मैंने लिख भी दिया यहाँ पे कि यहाँ पे आपको सेलर के टर्नओवर से मतलब नहीं है, लेकिन 206CH में सेलर का टर्नओवर मैटर करता है। वहां पर 10 करोड़ आपको इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में किसका देखना होता है, सेलर का देखना होता है। मतलब ईदर ऑफ द केस, अगर किसी का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा का है, बायर का या सेलर का, बायर का है तो 194Q लग जाएगा, सेलर का है तो 206C1H लग जाएगा। अब क्वेश्चन मन में आता है कि अगर दोनों का ही टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, दोनों की एप्लीकेबिलिटी हो रही है 194Q की भी और 206C1H की भी, तो क्या करेंगे? तो लॉ मेक्स इट वेरी क्लियर कि जहाँ पर 194Q और 206C1H का क्लैशमेंट आएगा तो वहाँ पे 194Q लगेगा, ना कि 206C1H लगेगा। इवन ये बात आप देखेंगे 206C1H में भी लिखी हुई है
कि अगर किसी और प्रोविजन के अंदर कहीं पर टैक्स डिडक्ट हो जाता है तो 206C1H की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। मतलब द फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी हमारी वो 194Q की होने वाली है। अगर आपने 206C1H पढ़ा है तो मेरी बातें आपको एकदम स्पष्ट क्लियर होंगी। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा कि मैं आपको कोई संस्कृत के श्लोक सुना रहा हूँ और आपके दिमाग से जा रहे होंगे। अब इनमें उन ट्रांजैक्शंस को, उन व्यक्तियों को इंक्लूड किया जाएगा जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। उसके लिए यहाँ पे बताया गया है बेसिकली कि अगर कोई ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी एक्सचेंज, सिक्योरिटीज या कमोडिटीज में हो रही है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू या IFSC के थ्रू, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो उन ट्रांजैक्शंस को जो है 194Q के अंदर नहीं रखा जाएगा। सेम वे इंडियन पावर एक्सचेंज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, ये अगर पावर एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं तो इनके ऊपर भी 194Q जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सेक्शन है, प्रोवाइडेड 206C1H जो है अच्छे से दिमाग में हमारे बैठा हो। इसके बाद 2021-22, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रोविजन 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल होते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि पहला 2 केस हो सकते हैं कि 50 लाख या उससे ज़्यादा ही 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 के बीच में पे कर दिए गए। तो TDS ऑन ऑल पेमेंट्स फ्रॉम 1 जुलाई, मतलब सपोज अप्रैल से लेके जून तक, अप्रैल से लेके 30 जून तक जो है मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पेमेंट करी, ठीक है, और ये पेमेंट कितनी थी? ये पेमेंट थी 70 लाख रुपए, ठीक है। तो इस पे कोई TDS लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1 जुलाई से अब जितनी भी पेमेंट होगी, चाहे वो 10 लाख की होगी, चाहे 8 लाख की होगी, चाहे 1 लाख की होगी, सबके ऊपर जो है वो TDS काटेंगे। कितना काटेंगे? 0.1% से TDS काटेंगे। समझ में आ गई बात? अब अगर 50 लाख रुपए से कम पे किया है 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 के बीच में, तो TDS ऑन पेमेंट्स अबव 50 लाख ऑन एग्रीगेट बेसिस। मतलब क्या है? सपोज अप्रैल से लेके 30 जून के बीच में जो है 40 लाख की पेमेंट हुई थी, ठीक है, और 30 जून के बाद 31 मार्च तक जो है लेट से आपकी जो है टोटल होती है 90 लाख की पेमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 लाख पे TDS नहीं काटना। कितनी की पेमेंट हुई है? 40 लाख की। तो 50 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे TDS काटना है। तो 40 लाख ये, 10 लाख और ले लो, कितना हो गया? 50। तो 90 माइनस 10 लाख, जो TDS कटेगा वो कितने पे कटेगा? 80 लाख रुपए पे जो है वो TDS कटने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 10 लाख अभी बचे हुए थे, तो यहाँ पर आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन इस दौरान 50 लाख से ऊपर की पेमेंट हो गई तो कोई TDS काटने की जरूरत नहीं है। फिर 1 जुलाई से ऊपर जो पेमेंट्स होंगी उसके ऊपर ही 0.1% से TDS कटेगा। अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चन फंसाने की कोशिश कर सकता है एग्जाम में, ठीक है। एक ये न्यूमेरिकल आपको बना के दिया है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल बना के दिया है। जो बात मैंने अब आपको समझाई है यहाँ पर कि कब 206C1H लगेगा और कब 194Q लगेगा, तो मैं चाहूँगा आप इसको अपने लेवल पे जो है अच्छे से देखें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन जो है वो ना हो। एग्जाम्पल बनाया है, ये कोई बुक के अंदर नहीं है, सेल्फ क्रिएटेड एग्जाम्पल है, जस्ट आप इसे रीड करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, GST परचेज रिटर्न का क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं? देखिए, हमने देखा कि 50 लाख से ऊपर की पेमेंट्स हैं, उसके ऊपर TDS काटना है। तो सपोज अगर एक इनवॉइस जनरेट हुआ, वो 60 लाख रुपए का इनवॉइस है, उसमें 12 लाख रुपए का GST है, तो सपोज टोटल होता है 72 लाख। तो ये अमाउंट है इंक्लूडिंग ऑफ GST, ठीक है। तो और ये है आपकी सेल्स वैल्यू, ये हो गया आपका GST। तो जो TDS कटेगा, TDS 194Q के लिए आपको देखना है वो कौन सी वैल्यू देखनी है, 60, 12 या 72। तो दिस सेक्शन मेक्स इट वेरी क्लियर कि आपको जो अमाउंट लेना है दैट विल बी इंक्लूडिंग ऑफ GST जो है आपको अमाउंट लेना है। तो आप मान के चलिए 72 लाख पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो देखेंगे। सेकंड चीज़, अगर किसी तरह का परचेज रिटर्न हो जाता है, सपोज इस 32 लाख में से 22 लाख के गुड्स रिटर्न कर दिए गए, तो सेक्शन मेक्स इट वेरी क्लियर कि देखिए जो पेमेंट है वो कब होती है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। टैक्स जो है उस समय काटा जाता है जब पेमेंट हो या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो और वो ऑलरेडी हो चुका है, तो TDS तो 72 लाख के हिसाब से ही देखा जाएगा। लेकिन बाद में अगर परचेज रिटर्न होती है 22 लाख रुपए की या कुछ भी XYZ अमाउंट की, तो उसे फर्दर परचेजेस जो होंगी उसके अंदर जो है एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन जो ऑलरेडी एक अमाउंट डिसाइड हो चुका है उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे 72 लाख के ऊपर ही TDS की कंप्यूटेशन की जाएगी एंड मस्ट बी इंक्लूडिंग ऑफ GST। गॉट इट? तो एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको आप करिएगा, आपको समझ में आएगा। इसके बाद नॉन रेजिडेंट क्या बायर हो सकता है 194Q में? तो नॉन रेजिडेंट को यहाँ पर बायर जो है उसको कवर अप नहीं किया गया है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल है, इसको आप देखिए। Whether tax is to be deducted when the seller is a person whose income is exempt, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज मिस्टर ए जो है वो गुड्स परचेज कर रहे हैं मिस्टर बी से, ठीक है ना,
और मिस्टर बी की जो है वो 100% एग्रीकल्चर इनकम है, जो कि हमें पता है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है, और इन्होंने इससे साल भर के अंदर 2 करोड़ रुपए के गुड्स जो है वो परचेज कर लिए, तो क्या टीडीएस के प्रोविजंस लगेंगे। तो ये देखिए, अगर सामने वाला व्यक्ति जो है, अगर उसकी सारी की सारी इनकम जो है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, नॉट पार्टली, सारी की सारी अगर इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो वहाँ पर जो है इस 194Q की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, वुड नॉट अप्लाई ऑन परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ सेलर हु हैज अ पर्सन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर द एक्ट, लाइक पर्सन एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 और अंडर एनी अदर एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो ये बात जो है आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। इसके बाद आप ये एक न्यूमेरिकल देख सकते हैं, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल सेल्फ क्रिएट किए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको बुक में नहीं है ये, लेकिन आपकी एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल्स दे करके आपको जो है यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश की है। क्या एडवांस पेमेंट पे भी कटेगा? तो यस, एडवांस पेमेंट पे भी कटेगा, क्योंकि सेक्शन कब अप्लाई होता है? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमने क्रिएट कर दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे ये सेक्शन अप्लाई होता है? तो ये ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में बायर पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर का उसका टर्नओवर देखना है, 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा का होना चाहिए। और ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर है तो वहाँ पर ऑब्वियसली उसका कोई प्रीवियस ईयर नहीं एग्जिस्ट करता, तो वहाँ पर जो है ये सेक्शन एप्लीकेबल जो है किसी भी तरीके से नहीं होगा। ये लैंग्वेज ICA मटेरियल में लिखी हुई है, ठीक है, तो आप सिर्फ इतना देख लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। तो नो एज ए प्रोविजन ऑफ 124Q आर एप्लीकेबल इफ द टर्नओवर बायर एक्सीड्स 10 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द परचेज ऑफ गुड इज कैरिड आउट। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक ज़बरदस्ती की गाइडलाइन, आप कह सकते हैं कि अगर 10 करोड़ रुपए से कम का टर्नओवर है तो क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा? देखिए, हमें इमीडिएटली प्रीवियस ईयर का जो है टर्नओवर देखना है। अगर वो 10 करोड़ से ज़्यादा है तो ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से कम है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। करंट ईयर के टर्नओवर से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नो रिलेशनशिप विद करंट ईयर टर्नओवर, ठीक है ना। तो ये बात जो है आपको एकदम स्ट्रिक्टली इस सेक्शन के अंदर जो है वो ध्यान रखनी है। लेकिन नॉन बिजनेस एक्टिविटी जो है उसका टर्नओवर यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा। अब देखिए 206C1H 194Q और 194A जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाती है जहां 194O 206C1H 194Q तीनों लग रहे हैं, तो सबसे पहली प्रेफरेंस है 194O को देनी है, नेक्स्ट प्रेफरेंस 194Q को देनी है, और लास्ट में अगर दोनों ही एप्लीकेबल नहीं होते हैं तो 206C1H को जो है आपको देनी है। अगर आपने वो पीछे न्यूमेरिकल किया है मिस्टर गुप्ता वाला, तो वहाँ पर हमने इसकी कर लिया है क्वेश्चन कि हमें कब 194Q देखना है, कब 206C1H देखना है। तो बस इतना सा आप इसमें ध्यान रखें, ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 194O फर्स्ट रहेगा। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर का केस है तो 194O ही लगाना है। किस केस के अंदर? ई कॉमर्स के अंदर, ठीक है ना। फिर अगर ई कॉमर्स का केस नहीं है, 50 लाख से ऊपर की है, तो 194Q, और 194Q नहीं लग सकता तो चेक करोगे 206C1H। इतनी सी बात जो है आपको ध्यान रखनी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल्स बना के दे दिए हैं एग्जाम्पल फॉर्म में, तो आप इसको एक बार देखिए। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा है 194Q, और क्या मैक्सिमम आ सकता है मैंने आपको बता दिया। मेन चीज़ इसमें सिर्फ ये देखनी है कि बायर पिछले साल 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है, जिससे भी माल खरीदेगा 50 लाख से ऊपर का खरीदेगा, तो उस केस में 50 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट या माल जिससे भी खरीदा उसका 0.1% TDS काटना है। और बायर नहीं काट पा रहा है, वाइसा वर्सा के 206C1H TCS भी लग सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? 194Q। और ई कॉमर्स ऑपरेटर बीच में टपक जाता है तो 194O देखना है, ना 194Q देखना है, ना 206C1H देखना है। तो अच्छे से इसको जो है एक बार आप सारा का सारा देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपसे जो है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो आपको हमें फ्रेम करके दिए, इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और बेटर होती है। इसको एक बार रीड जरूर करिएगा, और कोई दिक्कत है तो आप डाउट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 140 की अगर हम बात करें, जहाँ पर एक छोटा सा चेंज देखने को मिला है। सेक्शन 140 बताता है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो किसको वेरीफाई करनी है इन केस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, LLP, पार्टनरशिप। तो वहाँ पर जो सबसेक्शन C और CD है वो बेसिकली बात करते हैं कंपनी और LLP की। कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर को, और LLP के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर वगैरह को वेरीफाई करनी होती है। तो उसमें एक वर्ड आता है एनी अदर पर्सन। तो वो एनी अदर पर्सन कौन हो सकता है,
है इन केस ऑफ कंपनीज एंड एनएलपी, तो वो जो है एक सीबीडीटी ने उस पर अपना नोटिफिकेशन निकाल के क्लैरिफिकेशन दिया है। तो एनसीएलटी ने अगर कोई एजुकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट की है अंडर सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो वो जो है अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए वो भी जो है रिटर्न वेरीफाई कर सकती है। एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कर सकता है, या लिक्विडेटर जो है इंसॉल्वेंसी अगर बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर अपॉइंट किया गया है कोर्ट के द्वारा, तो वो भी जो है रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है। सिंपल सा अमेंडमेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पैन की जो लास्ट डेट है उसे बढ़ा करके 30 जून 2021 से बढ़ा करके 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। आपको हर बार दिखता होगा कि पैन को आधार से लिंक करना है, तो उसकी लास्ट डेट आपको जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। चलिए बात करते हैं जीएसटी अमेंडमेंट्स की। तो सबसे पहली एग्जिस्टिंग एग्जम्पशंस में एक जो अमेंडमेंट आई है कि अगर सर्विस प्रोवाइड की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जिसके अंदर 75% या उससे ज़्यादा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी उठाती है, तो वो जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहले भी था ये प्रोविजन, लेकिन अब यहाँ पर देखिए एक लाइन ऐड हो गई है 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। पहले ये जो है वो मिसिंग था, तो अब यहाँ पे उसे स्पेसिफाई कर दिया 75% या उससे ज़्यादा खर्चा अगर गवर्नमेंट कर रही है तो वो भी उसको एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। ज़रूरी नहीं कि 100% गवर्नमेंट ही करे। इसके बाद जो नेशनल परमिट मिलता है गुड्स कैरेज जो करते हैं, बेसिकली ट्रक वगैरह जो होते हैं, जब वो गुड्स कैरी करते हैं तो उनको एक नेशनल परमिट लेना होता है। तो उस नेशनल परमिट पे लेने के लिए पहले जो है जीएसटी लगता था, लेकिन अब उसको जो है एग्जेम्पशन की कैटेगरी में लगा दिया गया है। मतलब जो ये ट्रांसपोर्टर्स हैं जब ये नेशनल परमिट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो नेशनल परमिट जब उनको मिलेगा तो उस पर कोई भी जीएसटी जो है नहीं मिलेगा, और ये हो सकता है फॉर थ्रू आउट इंडिया या कॉन्टिजियस स्टेट्स, मतलब जो एकदम अटैच स्टेट्स होते हैं, जैसे दिल्ली के साथ अटैच है हरियाणा, यूपी, तो उनको जो है कॉन्टिजियस स्टेट्स बोल दिया जाता है। उसके बाद विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन, एक एग्जेम्पशन जो है वो विड्रॉ हुई है, वो क्या है, जो इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इंडियन रेलवेज को असेट लीज आउट करती थी, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, तो वो जो है पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था, लेकिन अब उस पर जो है वो जीएसटी चार्ज होगा। तो 3 छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो इसके अंदर एक छोटा सा है क्या, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। अगर आपका कैंसिलेशन जो हो रहा है सर्टिफिकेट का जीएसटी का, तो उसकी रिवोकेशन के लिए जो टाइम पीरियड था वो कितना है, 30 डेज है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वो दिया गया है, आपको थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है कि द टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, वो एक्सटेंड किया जा सकता है बाय एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, मतलब 30+30 हो सकता है वो, बाय द कमिश्नर फॉर द फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज बियॉन्ड द पीरियड स्पेसिफाइड इन क्लॉज है। मतलब पहले 30 दिन ही है, लेकिन अब एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर और 30 दिन उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और उससे भी बात नहीं बनती तो फिर कमिश्नर उसे फर्दर 30 डेज तक जो है एक्सटेंड कर सकता है। तो ये नया पॉइंट जो है अब ऐड हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें ई इनवॉइसिंग नॉट एप्लीकेबल, तो हमने इसकी लिस्ट देखी हुई है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इंश्योर बैंकिंग कंपनीज, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। तो इस लिस्ट के अंदर जो है कि ई इनवॉइसिंग किसको करना ज़रूरी नहीं है, तो एक नई चीज़ आई है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको भी ई इनवॉइसिंग उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। देखिए, सेड नोटिफिकेशन हैज़ बीन अमेंडेड टू एग्जेम्प्ट अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अ लोकल अथॉरिटी ऑल्सो फ्रॉम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ई इनवॉइसिंग। तो यहाँ पर एक आध नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इस एग्जेम्पशन वाली लिस्ट में एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी को और ऐड कर दिया गया है। छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या था कि अगर ई वे बिल जनरेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक कैसे हो जाता है, उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जैसे मिस्टर ए हैं, ठीक है, वो गुड सप्लाई कर रहे हैं मिस्टर बी को, ठीक है, लेकिन ये ई वे बिल जो है वो जनरेट नहीं कर पा रहे, वो जो है इनकी फैसिलिटी ब्लॉक हो चुकी है। तो ये होता था कि इस केस के अंदर अभी तक मिस्टर बी भी जो है वो ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते थे इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स जो ट्रांसपोर्ट होने हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोविजंस को जो है अमेंड किया गया है और क्या बोला गया है कि अगर मिस्टर ए, उनके ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक हो गई है और उन्होंने गुड्स भेजने हैं मिस्टर बी को, तो यहाँ पर फिर मिस्टर बी जो है वो ई वे बिल जनरेट
कर सकते हैं। ये देखिए, इफ अ पर्सन GSTN इज नॉट एलिजिबल और ब्लॉक टू इशू ई वे बिल एज सप्लायर बट ही कैन गेट द ई वे बिल इज एज रिसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर। इन अदर वर्ड्स, सस्पेंडेड GSTN दैट इज सप्लायर कैन नॉट जनरेट ई वे बिल एज सप्लायर, हाउएवर द सस्पेंडेड GSTN कैन गेट द ई वे बिल जनरेटेड एज रिसिपिएंट और एज ट्रांसपोर्टर। मतलब मिस्टर बी ई वे बिल जनरेट करके मिस्टर ए को दे सकते हैं। आप मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी है, आप इसको एक बार जस्ट रीड आउट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद एक ज़बरदस्त यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखिए, आपको पता है GSTR रिटर्न्स होती हैं, GSTR 1, GSTR 2, 2A, 3B। तो GSTR 1 के अंदर आप क्या करते हैं, अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स देते हैं। 3B के अंदर आप अपना सेल्फ असेसमेंट करते हैं कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना बना, 1 में आपने कितनी डिटेल फाइल की थी, तो 3B में अमाउंट आ जाता है। 4 होता है कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए। तो यहाँ पे पेनल्टी होती थी, तो अब वो पेनल्टी जो है उसको थोड़ा सा रैशनलाइज किया गया है, क्योंकि पेनल्टी क्या आती है, पहले 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लगती थी। थोड़ा सा इनजस्टिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि कई बार स्मॉल बिजनेसमैन के पास उतनी वर्किंग कैपिटल नहीं होती है, कुछ कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से GSTR रिटर्न डिले हो जाती है। तो यहाँ आपको बताया गया आप क्या पेनल्टी लगेगी। तो अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाईज नील है या GSTR 3B में आपका टैक्स नील बनता है, तो मैक्सिमम 500 रुपये की पेनल्टी लगेगी आपको। लेट फी जो लगती थी वो 500 रुपये लगेगी, ठीक है। इसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज कवर्ड इन 1, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनकी 3B के अंदर जो अमाउंट है वो नील नहीं आया, तो उस केस में हम देखेंगे उनका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना था। अगर वो 1.5 करोड़ या उससे कम है तो पेनल्टी कितनी लगेगी, 2000 रुपये लगेगी, 1000 ईच अंडर CGST एंड SGST। और अगर एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ या उससे कम है तो उसके अंदर कितनी लगेगी, 5000 रुपये लगेगी, 2500 रुपये ईच इन केस ऑफ CGST एंड SGST। और रजिस्टर्ड पर्सन है अदर देन 1 and 2, मतलब 1 and 2 ये मतलब नील वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, मतलब टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। 5 करोड़ भी नहीं, 5 करोड़ से ज़्यादा। तो उस केस के अंदर जो है वो लेट फीस लगेगी एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 47, उस हिसाब से ही जो है आपकी फ़ीस लगेगी। तो यहाँ पर जो है लेट फ़ी कितनी लग सकती है उसको ले करके पूरा एक रैशनलाइजेशन प्रोसेस आपके सामने लाया गया है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि क्या ये फ्लैट अमाउंट देना है, नहीं, अमाउंट वही है ₹100 पर डे। कितना? 100 पर डे आपको उसी हिसाब से देना है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये मैक्सिमम अमाउंट है जो आपको पेनल्टी देनी है, मतलब 100 पर डे है। सपोज 3B में आपकी रिटर्न नील थी, 10 दिन लेट हो गया, वैसे 1000 बनते थे, अब 500 से ज़्यादा नहीं देने, लेकिन 2 दिन डिले हुआ 200 ही देने। यहाँ पर आपकी नील नहीं थी लेकिन नील से ज़्यादा अमाउंट था, 1.5 करोड़ पे से कम का टर्नओवर था पिछले साल, 100 रुपये पर डे है, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा 2000। और 5 करोड़ तक है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ तक है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 5000। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो ये बात ध्यान रखनी कि ये जो लिमिट्स उन्होंने बताई हैं ये मैक्सिमम लिमिट्स आपको जो है यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। इसके बाद वही चीज़ GSTR 4 के लिए जो कंपोजिशन स्कीम वाले होते हैं, तो उनके लिए क्या है, मैक्सिमम अमाउंट टोटल टैक्स पेबल अगर GSTR 4 में नील है तो मैक्सिमम 500 रुपये की पेनल्टी लगेगी। और रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन 1 है, मतलब टैक्स अमाउंट नील नहीं है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितनी लग सकती है, 2000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है। तो चलेगा वही जो सेक्शन 47 में लगता था। टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ दिस ऑनवर्ड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश दिस शेल बी एज फॉलो। तो टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी जो लग सकता है, मैक्सिमम लेट फीस जो लग सकती है, वो अब जो है इससे ज़्यादा नहीं लग सकती। उस चीज़ को जो है सिंप्लीफाई किया गया है, आप ये कह सकते हैं, पर तरीका वो ये 100 रुपीज़ पर डे वाला। गॉट इट। इसके बाद मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक नई चीज़ आई है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि इनके अलावा है, दैट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, 52 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट, इनके अलावा जितने भी हैं उनको एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है अपनी देनी है। और ये सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या होने वाला है कि जितनी भी उन्होंने अपनी रिटर्न्स फाइल करी हैं उसके अंदर जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाईज बताई हैं इन GST डिपार्टमेंट को, वो ही उन्होंने अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने बनाई है उसी के अंदर उसी का सम वहाँ पर दिखाया गया है। मतलब ऑब्वियसली आप GST डिपार्टमेंट को बता रहे हो साल के अंदर 10 करोड़ की सेल हुई, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रहे हो 15 करोड़ की सेल हुई, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। जितना GST डिपार्टमेंट को बता रहे हो उतना ही आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होनी चाहिए। तो वो आपने जो है रिकंसाइल कर लिया है कि दोनों जगह एकदम सेम है, उसको आपको एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सेल्फ सर्टिफाई करके जो है वो देनी है।
तो इतना रेलिवेंट नहीं है, बट मेन ये वाला पॉइंट जो है कहीं ना कहीं आपके लिए मैटर करता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ई वे बिल वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट को ऐड किया गया, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। और इसके बाद ये जो 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये छोटी सी जीएसटी की अमेंडमेंट्स थी, इसको आप फटाफट करिए फास्ट।